Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to delve deeper into the topic dipole moment from the chapter chemical bonding. This topic is not only important from the foundation point of view, but also it is important from the competitive exams as well. So basically, हमें इस topic को बहुत अच्छे से करना है along with the examples, along with discussing all of the cases. सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो एंड एरर फ्री उसका आंसर जो है वो अटेम्प्ट हो पाए. So let me just share the screen with you all and here it is. So the topic name is dipole moment. Dipole moment क्या होता है? What are the cases? We are going to discuss this in the subsequent slides. So what is dipole moment? Dipole moment is a quantity which is related to polar covalent bond. Polar covalent bond? It is somewhat confusing, right? Polar covalent bond क्या होता है? Covalent bond हम सबने सुना है. Covalent bond कैसे होता है? Covalent bond होता है बेसिकली जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. अब कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं. आपने देखे सब हुए हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी देखे हुए हैं, नॉन पोलर भी देखे हुए हैं अभी तक, लेकिन सिर्फ क्लासिफाई नहीं किया होगा. So it is important to learn about these two terms as well. I'm just writing CB for just utilizing the time कि मेरे को एक थोड़ा सा efficiently utilize हो जाए time. और ये हम जो है CB कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे मत लिखें. So what is this? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, और नॉन पोलर हमारे पास कहते हैं जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है. ठीक है, कैसे? जब हमारे पास दोनों के दोनों एटम्स जो कि इन्वॉल्व हैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है. जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सेम है, दोनों के दोनों एटम सेम है. तो दोनों के दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो गया, है ना, जीरो हो गया. वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, तो यू नो वेरी वेल कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हायर है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. उस केस में आपके पास डेल्टा काय या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. देयर विल बी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चल गया कि ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. बट नाउ कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है, या फिर सीधी सी बात, नॉर्मल बात करते हैं, कोई भी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कितना पोलर है, बहुत ज्यादा पोलर है कि कम पोलर है, उसको फाइंड आउट करना होता है. उसमें कितनी पोलैरिटी की परसेंटेज है, कितना पोलैरिटी का एक्सटेंट है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? डायपोल मोमेंट से. Dipole moment is a quantity which is used to find out the percentage of polarity or extent of polarity. कितनी पोलैरिटी की परसेंटेज है या पोलैरिटी का एक्सटेंट कितना है किसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, वो हमें पता चलता है डायपोल मोमेंट से. देन डायपोल मोमेंट किससे मेजर की जाती है? बेसिकली वो हम देखेंगे, पर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, यानी कोई ना कोई वैल्यू हो, एज वेल एज उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो. तो वो हमारे पास क्या होता है? डायपोल मोमेंट. ठीक है, जैसे म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. तो म्यू क्या है हमारे पास? डायपोल मोमेंट. क्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो उसमें इन्वॉल्व है. और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट्स होती है डिबाई. डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? डिबाई. अब आता है डायरेक्शन. ये हमें देखना है. डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्लियर है. लेकिन डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें डायरेक्शंस पता होंगी तभी हम इसको करेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे. तो दो पॉइंट्स हैं जो आपको हर टाइम याद रखने हैं. पहला पॉइंट तो ये
कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही सेंट्रल एटम टू लोन पेयर रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता चलती है, ये ऐसे होती है, जैसे ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ, और ये है लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर हम एरो बनाएंगे इस तरीके से, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। वैसे ही मान लीजिए ए आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और बी आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये क्या होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इट विल बी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर दैट? तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। देन अब हम इस वाली एग्जाम्पल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसकी डायरेक्शन आएगी, तो इसको इस तरीके से बना दीजिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे कर दीजिए। सेकंड क्या हो सकता है, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। हमने यही जाना फर्स्ट पॉइंट में कि डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम ये रहा और लोन पेयर ये रहा, तो इस तरीके से डायरेक्शन बना दीजिए। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये सारी की सारी डायरेक्शंस एक ही साइड जा रही हैं, तो यानी ये सब के सब ऊपर जाएंगे, इनका रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा NF3 देखिए, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन जो है कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बेसिकली डायरेक्शन कहां से होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Comparing the nitrogen and fluorine's electronegativity, we found that कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो हम नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ एरो लगाएंगे, फिर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ एरो लगाएंगे। और फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने ये जाना था कि सेंट्रल एटम टू लोन पेयर डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट अभी आप छोड़ दीजिए, रिजल्टेंट वाला, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, वो मैं आपको इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स बताऊंगी। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ एरो की तरफ ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्शन जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से फ्लोरीन डायरेक्शन जा रही है, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। देन वेक्टर सम, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऊपर एरो जो बता रही थी उसका क्या मतलब है। जस्ट सी कि मान लीजिए आपके पास एक एरो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो उसका नेट रिजल्टेंट कहाँ होगा, कि बिल्कुल वैसे जैसे हम फिजिक्स में वेक्टर्स करते हैं, मैथ्स में वेक्टर्स करते हैं, वैसे ही है। तो इसका जो बेसिकली मेन रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, म्यू नेट। अब ये नेट डायपोल मोमेंट अगर तो जीरो आ जाता है तो बॉन्ड इज नॉन पोलर, और अगर ये नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर है। नेट डायपोल मोमेंट अगर जीरो है देन द बॉन्ड इज नॉन पोलर, और नेट डायपोल मोमेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है देन द बॉन्ड इज पोलर। क्लियर दैट? देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देखेंगे। मैं आपको कोई 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ और उनके जरिए ये लेक्चर समझाऊंगी पूरा का पूरा, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये डेल्टा EN क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा EN क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो डायपोल मोमेंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। जितना ज्यादा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नजर आएगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डायपोल मोमेंट। जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। क्लोरीन की फ्लोरीन से कम है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्लोरीन का डिफरेंस भी कम आएगा। ब्रोमीन की क्लोरीन से भी कम है तो उसका डिफरेंस और कम आएगा। HI का और कम है तो और आएगा। सो बेसिकली HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू HBr एंड देन HI। क्लियर? देन आगे आगे क्या है, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड एंगल, या फिर हम कह सकते हैं डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। क्यों, ये देखिए जरा,
जैसे ये एक आपके सामने ऑर्थो आइसोमर बना रखा है, ये है मेटा आइसोमर एंड दिस इज पैरा आइसोमर। तो यहाँ पे बना रखा है दिस इज 2.30 डिबाई, इसकी वैल्यू आई है, इसकी 1.48, इसकी 0 डिबाई। क्या मतलब है इसका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज अराउंड 60 डिग्री। इसके बीच में अगर हम एंगल की बात करें दिस इज अराउंड 120 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है एंड दिस इज अराउंड 180 डिग्री। ठीक है, हमने क्या जाना, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतनी ही कम होगी। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें है, आप देखिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें है, ये पैरा आइसोमर है, मैं यहाँ पे पैरा लिख देती हूँ, ये मेटा आइसोमर है और ये आपके पास ऑर्थो आइसोमर है। तो अब बताइए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है पैरा में, फिर है मेटा में, फिर है ऑर्थो में। तो डायपोल मोमेंट का भी आप लगा सकते हो सीधा सीधा, डायपोल मोमेंट आपके पास बिल्कुल उल्टा आएगा, पैरा की सबसे कम, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। देख लीजिए आप, यही यही जो है ये आपके सामने लिख रखा है, ये रहा म्यू, ये वैल्यूज देखिए, पैरा की सबसे कम है डायपोल मोमेंट, ठीक है, मेटा की उससे ज्यादा और ऑर्थो की सबसे ज्यादा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। क्लियर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। ठीक है, जब आपके पास ऑर्थो, मेटा और पैरा में एंगल्स की बात आती है तो ऑर्थो में आपके पास 60 डिग्री एंगल है, मेटा में आपके पास 120 डिग्री एंगल है, पैरा में आपके पास 180 डिग्री एंगल है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, कितनी होगी, -1। ठीक है, क्योंकि कोस 0 1 तो कोस 180 जो है वो -1। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, जब आपके पास दोनों के दोनों एटम सेम हो, जैसे मैंने यहाँ पे x1 और x2 लिखा था, ये देखिए जरा, अगर आपके पास x1 और x2 दोनों के दोनों एटम सेम है, ठीक है, तो उस केस में आपको अगर डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x1 की डायपोल मोमेंट मान लीजिए म्यू2 है और x2 भी मान लीजिए x1 के बराबर है, देन इट विल बी म्यू2 प्लस 2 म्यू इंटू म्यू कोस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सो इट विल बी म्यू 2 म्यू2 प्लस 2 म्यू2 कोस 60 डिग्री कितना आएगा आपके पास, 1/2। तो 2 और 2 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई है √3 म्यू2 या फिर क्या कह सकते हो √3 म्यू। सो दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है, मेटा के केस में आप फाइंड आउट कीजिए √म्यू2 प्लस म्यू2 प्लस 2 म्यू2 कोस ऑफ 120 डिग्री। कोस ऑफ 120 डिग्री में आपको बता चुकी हूँ, कोस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू है आपके पास -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 2 म्यू2 माइनस म्यू2, इट विल बी √ऑफ म्यू2 एंड इट विल बी म्यू। ठीक है, देन पैरा का देख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू2 प्लस म्यू2 प्लस 2 म्यू इंटू म्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 म्यू2 प्लस 2 म्यू2 कॉस 180 डिग्री कितना है, -1। ये आपके पास कैंसल आउट होगा, 2 म्यू2 माइनस 2 म्यू2 ये कैंसिल आउट हुआ तो 0 आंसर आ गया। क्लियर दैट।
अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि मैम यहाँ पे म्यू और म्यू सेम क्यों ले लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एग्जाम्पल ही ये वाली लिख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, जस्ट सपोज यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, x1 और x2 क्या है यहाँ पे सेम है, तो उस केस में आपके पास इस तरीके से फाइंड आउट होगी वैल्यूज, क्योंकि जो म्यू1 क्लोरीन इस वाले के लिए है वही म्यू2 इसके लिए होगा। तो बेसिकली दोनों का म्यू सेम होगा क्योंकि एटम ही सेम है। क्लियर? तो ऐसे आप देख सकते हैं आपके पास अभी भी क्या आ रहा है, अभी भी यही आ रहा है कि ऑर्थो के केस में वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा, एज कंपेयर टू पैरा। तो यही आपके पास ऑर्डर आ रहा है म्यू का, यानी डायपोल मोमेंट का। देन मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, डायपोल मोमेंट ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू जीरो। जैसे आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, यानी कोई भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे सपोज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, N2, वट एवर इट इज, ठीक है, इनके केस में आपके पास डायपोल मोमेंट हमेशा ही जीरो आएगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके केस में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही डायपोल मोमेंट जीरो आएंगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। फोर्थ पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, यानी जो आपके पास सिस आइसोमर है उसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रांस। ये देखिए, ये सिस आइसोमर है, दोनों के दोनों क्लोरीन एक साइड लगे हुए हैं, तो ये सिस है। यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड लगे हुए हैं, तो ये ट्रांस है। सिस के केस में 1.9 डिबाई आ रही है वैल्यू, ट्रांस के केस में 0 डिबाई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्यों आ रही है ऐसे, क्या रीजन है, वो छिपा हुआ है इसका रीजन इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यूज में। हमने क्या देखा, जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, कार्बन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो इसकी डायरेक्शन इधर कर दीजिए, ये इधर। कार्बन और क्लोरीन में से डायरेक्शन किधर जाएगी, कार्बन टू क्लोरीन, ठीक है, इधर भी कार्बन टू क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों डायपोल्स जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और इनका रिजल्टेंट इधर आएगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि चारों के चारों नीचे को इशारा करते हैं, तो इनकी एक वैल्यू आएगी, एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप इधर देखते हैं, कार्बन और क्लोरीन के केस में इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के केस में अगर आप वैल्यू देखते हैं देन आपके पास ऐसे है। तो ये कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कैंसिल आउट करके ओवरऑल आपके पास डायपोल मोमेंट कितनी आ रही है, जीरो। तो इस वजह से ट्रांस की डायपोल अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आती है, और सिस की जो है वो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू देती है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम एसोसिएटेड इन द स्ट्रक्चर। सिस की डायपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होगी किससे, ट्रांस से। देन दो पॉइंट्स बचे हैं हमारे, और यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूल्स विद जीरो लोन पेयर हैज डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन इसका एरो जा रहा है, इसका जा रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो म्यू जीरो। BeF2 की बात करते हैं, BeF2, बेरिलियम टू फ्लोरीन जा रही है डायरेक्शन, बेरिलियम टू फ्लोरीन जा रही है, म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। BF3 की बात करें तो इसका प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बनाइए जरा, बोरोन टू फ्लोरीन एरो, बोरोन टू फ्लोरीन, देन ये। अब ये जो नीचे दो फ्लोरीन है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इधर जाएगा, ये 1 और ये 2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, देन यू विल बी हैविंग द वैल्यू एज जीरो, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बनाइए, आपको पता है ये जो है 3D में इक्वल एंगल पे होते हैं, तो जो इधर जा रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाली डायरेक्शन जो है इससे कैंसिल आउट हो रही है। तो ओवरऑल जब आपके पास सिस्टम में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अगर मैं आपको इसको विजुअलाइज करने को बोलूं तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए बोल रही हूँ स्टूडेंट्स,
इतना इसके बीच में ना ज्यादा डेल्व करते हुए आप इतना सा देखिए, स्ट्रक्चर आपको आती है कि जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, उसमें आपके पास डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो ही आएगी। जैसे PCl5 और SF6 की भी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। PCl5 की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो यहाँ पे भी कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू 0। SF6 की क्या होती है आपके पास, ओक्टाहेड्रल, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ओवर हेयर, दैट इज वाई यहाँ पे भी आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि देखो लोन पेयर जीरो है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है, सीधी सी बात देखो, लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम्स जो है वो आइडेंटिकल है, सब में आइडेंटिकल है, तो इस केस में आपके पास डायपोल मोमेंट जीरो ही आने वाली है, क्योंकि सिमेट्री आ गई, जहां पे सिमेट्री आ गई वहां पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए। क्लियर दैट? तो यहां से हमारा फिफ्थ पॉइंट खत्म होता है। नाउ वी अराइव टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या है कि फॉर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायपोल मोमेंट जीरो कहाँ होती है वो हमने जान लिया, लोन पेयर जीरो है, सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है, दैट इज फाइन, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स? रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और देन हमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। जैसे NH3 की बात करें तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वाटर की बात करें, दो हमारे पास क्या है, लोन पेयर, वन लोन पेयर एंड देन सेकेंड लोन पेयर। SF4 की बात करें तो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो लोन पेयर होता है, देन एक्सियल पोजीशन पे क्या होते हैं, दो फ्लोरीन्स, इस तरीके की इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो अब यहाँ पे आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, इनकी आप ड्रॉ कीजिए एरोस डायपोल मोमेंट की, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। सेंट्रल एटम टू लोन पेयर डायरेक्शन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इस तरीके से आपके पास एरोज आएंगे। यू कैन सी वेरी वेल कि म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, रीजन भी क्योंकि ये सारे के सारे एड अप होके एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑक्सीजन टू लोन पेयर जा रहे हैं, ऑक्सीजन टू लोन पेयर जा रहे हैं, बिकॉज वी नो कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ही डायरेक्शन आनी है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज द थिंग। सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, सारा नहीं करेंगे बट थोड़ा बहुत कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लोरीन्स का रिजल्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ये लोन पेयर वाला, तो कुछ तो फर्क आएगा बट एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कुछ कुछ वैल्यू आएगी। सल्फर टू फ्लोरीन डायरेक्शन बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर टू फ्लोरीन डायरेक्शन बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे भी आपके पास म्यू नेट क्या आया, नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी क्या आया, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अभी तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम दो क्वेश्चंस करेंगे। पहला हमने देखा कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, वो है यहाँ पे, ठीक है, बट अदरवाइज ये आपका बेसिक रूल लगता है। देन द सेकंड वन इज डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड एंगल। देन देखा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट जीरो होती है, म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, and then molecules with zero lone pair has dipole moment is equal to 0, and after that we find out कि ज्यादा molecules के लिए हम, बाकी सारे molecules के लिए हम structure draw करेंगे और dipole moment को find out करेंगे। Now we will be doing two of the questions. First question is mu NH3 is greater than mu NF3. Why? क्यों? देखिए जरा, NH3 और NF3 के केस में क्या है, यहाँ पे आप लोन पेयर बना दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड इस तरीके से। NF3 के केस में भी आप सबसे पहले लोन पेयर बना दीजिए, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, नाइट्रोजन टू लोन पेयर डायरेक्शन, नाइट्रोजन टू लोन पेयर डायरेक्शन, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, वही आपका कंसेप्ट, क्या क्या कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन टू लोन पेयर की डायरेक्शन इधर है, और ये जो आपको तीन डायपोल्स की डायरेक्शन दिख रही है ये रिजल्टेंट नीचे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
कैंसल आउट करेंगे, बट सारे के सारे कैंसल आउट जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन्स का रिजल्टेंट है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर है. So it will be approximately equal to 0 and it will be 0.24 dipole. Not exactly equal to 0, but yes will approach to 0. ठीक है. फिर अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्शन जाएगी, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्शन जाएगी. इस तरीके से ये डायरेक्शंस जा रही है. सो यू कैन सी क्या कि यहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे को एड अप करके एक ही डायरेक्शन में वैल्यू देंगे. So you will be having mu is equal to 1.46 debye. Fine. So now you can see ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए NH3 की डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है NH3 से. तो आप इनके डायपोल मोमेंट के वेक्टर्स बना के दिखा देंगे, डायरेक्शन बता देंगे, तो उससे आंसर जो है वो आ जाएगा. Clear that? Then the last question of today's lecture is the decreasing order of dipole moment. Decreasing order ये है CH3Cl ज्यादा है as compared to CH2Cl2, ये ज्यादा है CHCl3 से और ये ज्यादा है CCl4 से. क्यों है ये हमें चेकआउट करना है. एंड द आंसर अगेन लाइज इन द वेक्टर्स ऑफ द डायपोल मोमेंट. कार्बन टू क्लोरीन डायरेक्शन है, हाइड्रोजन टू कार्बन डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे एक ही जगह लाइन हो रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट का जो सम है वो ज्यादा ही होगा. ठीक है. यहाँ पे देखिए आई नो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, बट सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिए हैं. तो देखिए कार्बन टू क्लोरीन डायरेक्शन, हाइड्रोजन टू कार्बन डायरेक्शन, हाइड्रोजन टू कार्बन डायरेक्शन. आप ये चीज देखिए जरा, यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है ना, और इधर अगर आप CH2Cl2 की बात करें, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सारा का सारा अलाइन हो रहा है. और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1.60 डिबाई आ रहा है. कारण ये है कि कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज कम है, इनकी वैल्यूज कम आ रही. ठीक है. अगर आप इधर देखें, कार्बन टू क्लोरीन ये इधर जा रहा है वेक्टर, ये इधर और ये इधर. तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसका जो सम है वो इधर जा रहा है, इसका जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो कैंसल आउट कर रहा है. कैंसल आउट करने से इसका 1.08 डिबाई आ गई वैल्यू. और अगर आप CCl4 की बात करें तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब आपके पास सराउंडिंग एटम सारे के सारे आइडेंटिकल है, लोन पेयर 0 है, तो आपके पास 0 डिबाई आ जाएगा. So it will be 0 diby, it will be 1.60, it will be 1.94 diby. Clear that? तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आती हैं. यू कैन सी फ्रॉम द वैल्यूज एज वेल कि आपके पास CH3Cl सबसे ज्यादा, then CH2Cl2, then CHCl3 and then you will be getting CCl4. तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर्स में ही इनके आंसर्स जो हैं वो छुपे हुए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. यही हमें करना था. हमने डायपोल मोमेंट के अलग अलग पॉइंट्स पढ़े हैं, अलग अलग चीजें देखे हैं कि कैसे कैसे ये होगा. ठीक है. डायपोल मोमेंट के 6 पॉइंट्स पढ़े हैं. इनको अगर आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, देन डेफिनेटली आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है जी. सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. तो देयर इज, जहां पे मैंने आपको ये चीज बोली थी कि बेसिकली जो CH3F और CH3Cl की हम बात करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको भी बता रही थी रिवीजन करवाते वक्त, आई जस्ट गो टू रिमेम्बर कि मैंने आपको ये तो मेंशन कर दिया कि HF का जो डायपोल मोमेंट है वो HCl से ज्यादा है यूजुअल केसेस में. अगर हम नॉर्मल ये वाला मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट. पर स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये चीज मैंने बोली थी. इसका मतलब ये है कि HCl की जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है HF से. ये मैं आपको बताना चाहती थी. कारण ये है कि ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. बाकी केसेस में आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा अगर है तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी. पर इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि HCl का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है HF से. क्यों? क्योंकि H और Cl का जो डिस्टेंस है वो लार्जर है. लार्जर सेपरेशन होने की वजह से म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाती है. म्यू की वैल्यू नॉट ओनली ऑन द चार्ज बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ज्यादा है, डेफिनेटली म्यू भी जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है. तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि HCl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HF.
So this was all about today's class. Now I can say that it is fine. ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन आपसे डिस्कस नहीं की थी, यही मेरे को डिस्कस करनी रह गई थी. एंड बाकी हमने 6 पॉइंट्स किए हैं. दैट इज इनफ फॉर दिस टॉपिक. आप इसको अच्छे से कर सकते हैं. अब आपसे इस टॉपिक का जो कोई भी क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो सही लगी हो डेफिनेटली यू कैन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. उसी से आपको सारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.